हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 5 नवंबर 2023। प्रीलिम के लिए आपके पास 181 डेज बचते हैं। फर्स्ट न्यूज़, फ्री राशन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 मोर ईयर्स से नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है। देखते पूरी न्यूज़ क्या है। देखो, यूनाइटेड स्कीम का नाम याद रखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, ये स्कीम का नाम है। इसके रिलेटेड ही न्यूज़ है। देखते, यूनाइटेड गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड 5 kg of free food grains every month to the 18 करोड़ ऑफ इंडियंस। 18 करोड़ ऑफ इंडियंस को 5 किलो अनाज हर महीने फ्री मिलेगा, ये उन्होंने बोला है। विच इज स्टार्टेड टू एंड दिस ईयर, अभी दिसंबर के अंदर ही इसको बंद होने वाली थी। विच विल बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 ईयर्स, इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कौन सी स्कीम का नाम क्या है? द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज द पैंडेमिक रिलीफ। कोविड-19 के वक्त रिलीफ देने के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रोवाइडेड 5 kg ऑफ फूड फ्री फूड ग्रेन्स पर बेनिफिशियरी मंथ्स इन एडिशन टू द 5 kg ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दे वर एंटाइटल्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 5 किलो अनाज तो मिलता ही है फूड फ्री फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो उसको सब्सिडरी फूड ग्रेन्स मिलता है, ये फ्री नहीं मिलता। ये बात याद रखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सब्सिडाइज प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स मिलते हैं 5 किलो। तो इसके एडिशन में कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, क्या नाम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको इम्प्लीमेंट किया 2020 में। और इसके अंदर इन्होंने 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स हर बेनिफिशियरी को फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, अभी इस स्कीम के अंतर्गत वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी को ही बेनिफिट देंगे, ये बात याद रखिए। द प्राइम मिनिस्टर सेड हिज गवर्नमेंट हैज टेकन 13.5 करोड़ पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी अक्रॉस द कंट्री एज द एम्पावरिंग देम। तो इन्होंने 13.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ये नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, इस न्यूज में इतना ही है। देखते आगे क्या है। उसके बाद यहाँ पे गे गेम्स ओपन इन हांगकांग आफ्टर अ डिले ड्यू टू द पैंडेमिक कर्व्स। ठीक है, तो देखो, मेल के गेम्स होते हैं, फीमेल्स के गेम्स होते हैं, लेकिन गे नाम की कोई कैटेगरी गेम्स के अंदर नहीं होती। तो पहली बार हांगकांग के अंदर गे गेम्स ओपन हो रहे हैं। द फर्स्ट टाइम इन द इंटरनेशनल एलजीबीटीक्यू स्पोर्टिंग इवेंट हैज कम टू एशिया। तो कहाँ पे हो रहा है? हांगकांग के अंदर हो रहा है, ये बात याद रखिए। उसके बाद तालिबान अपील्स द अफगानिस्तान प्राइवेट सेक्टर टू हेल्प द रिफ्यूजीज फ्रॉम द पाकिस्तान। ठीक है, क्यों बोला है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान से रिफ्यूजी आए 1979 में, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर 1979 में यूएसएसआर ने इंटरवेंशन किया था अफगानिस्तान में। उसके बाद बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान के अंदर फ्ली होके आ गए थे। उसके बाद फिर से 2001 में यूएसए ने इंटरवेंशन किया अफगानिस्तान के अंदर, तब बहुत सारे अफगानिस्तानी रिफ्यूजी आए थे। उसके बाद 2000 अभी जब तालिबान ने पावर ले लिया है, तब बहुत सारे अफगानी भाग के आए अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर, तब रिफ्यूजी लिया। तो उनमें से दो टाइप के रिफ्यूजीज है, एक के पास डॉक्यूमेंट्स है, एक के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये बोला था जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, इलीगल रेफ्यूजीज है, उनको हम निकाल देंगे फोर्सफुली। ठीक है, क्या यूज किया था उन्होंने वर्ड? फोर्सफुली निकाल देंगे 1 नवंबर को ही। ठीक है, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उनको अपील किया था कि ये जो आप निकालने की बात कर रहे हो उसको थोड़ा आप डिले करो, हमें थोड़ा कंसेशन दो। तो उसी घड़ी में अभी उसी थिमलैंड में अभी क्या हो रहा है, तालिबान ने अपील किया है अफगानिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को कि आप जो रिफ्यूजी आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको आप मदद करो, क्योंकि तालिबान के पास रिसोर्सेस वगैरह नहीं है उतने, उसकी वजह से इन्होंने ये बात की। इजराइल मिलिट्री स्ट्राइक किल्स मल्टीपल सिविलियंस एट द शेल्टर्स इन द गाजा स्ट्रिप। ठीक है, क्या है न्यूज? तो इजराइल मिलिट्री स्ट्राइक्स किल मल्टीपल सिविलियंस सैटरडे एट द यूनाइटेड नेशंस शेल्टर एंड हॉस्पिटल्स इन द मेन कॉम्बैट जोन इन द गाजा स्ट्रिप एज असल्टेड इंटेंसिफाइड इन द बिसिज्ड एनक्लेव हमास रूलर्स। तो जो यूनाइटेड नेशंस के शेल्टर होम्स हैं और जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी अभी इजराइल अटैक कर रहा है। ठीक है, इजराइल क्लेम टू हैव इनसर्कल द गाजा सिटी, ऑफर अ ट्रैप्ड सिटीजन टू 3 hours विंडो टू फ्ली साउथ। उनको 3 घंटे की विंडो दी है, हमने पूरी सिटी को इनसर्कल किया है। ठीक है, एंड आप 3 घंटे के अंदर साउथ गाजा के अंदर चले जाइए, ये उन्होंने बोला है। अभी यहाँ पे यूएस के जनरल स्टेट ऑफ सेक्रेटरी
वो एंटनी ब्लिंकिन, वो भी रीजन के अंदर है, और उन्होंने जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, अरब फॉरेन मिनिस्टर से इन जॉर्डन, और उन्होंने बोला है कि अ डे आफ्टर टॉक्स विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हु इंसिस्टेड दैट देयर कुड बी नो टेम्पोररी सीजफायर अंटिल द हॉस्टेज बाय द हमास आर रिलीज। तो एक दिन पहले ही उसके उन्होंने बात की थी बेंजामिन नेतन्याहू से, और उन्होंने बोला है कि जब तक हमारे हॉस्टेज छुड़े नहीं जाएंगे तब तक कोई सीज फायर नहीं होगा, हम ऐसे अटैक करेंगे, ठीक है, हम ऐसे लैंड इंकर्जन करेंगे, ये इन्होंने बोला है बेंजामिन नेतन्याहू ने, ठीक है। इतनी इस न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट है। वहां पे साइंस, उसके बाद साइंस का पेज, लार्ज स्केल वॉरफेयर में है ऑकर्ड इन 1000 ईयर्स अर्लियर। देखो क्या है इस आर्टिकल में, स्पेन की एक स्टोरी दी गई है। तो स्पेन के अंदर न्योलिथिक पीरियड में, ठीक है, न्योलिथिक मतलब पत्थरों वाला एज, जब इंसान के पास पत्थर थे, बाकी कुछ नहीं था। तो वहां पे एक फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने बोला है कि इन्होंने 300 लोगों के रिमेन्स है, जो बॉडीज है, उनके ऊपर उन्होंने कट्स वगैरह जो है वो घाव के हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये पुराने इसमें हुआ है, यूपीएससी के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला है कि स्पेन के अंदर हुआ है, और न्योलिथिक टाइम पीरियड में जब इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे इतना सस्टेन वॉर चलने के लिए 2-3 महीने का, तभी भी वहां पे इतना बड़ा वॉर हुआ, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो थोड़ा देखते, रीएनालिसिस ऑफ मोर देन 300 sets of 5000 years old skeletal remains excavated from the site in Spain suggested many of the individuals may have been casualties of earlier period of warfare in Europe, occurring over 1000 years before the previous earliest known large scale warfare in the region, ठीक है। 1000 साल पहले जो आपने को पता था यहाँ पे वॉर हुआ है यूरोप के अंदर, तो उससे 1000 साल पहले का ये वॉरफेयर इन्होंने ढूंढ के निकाला है, और इसके अंदर उन्होंने बोला स्केलेटन की स्टडी की उन्होंने। तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि बोथ द नंबर ऑफ इंजर्ड इंडिविजुअल्स एंड द डिस्प्रोपोर्शनली हाई percentage of male affected suggests that the injury result from a period of conflict potentially casting a last month, ठीक है, एटलीस्ट मंथ, सॉरी, 1 महीने तक वो और चला होगा। उनकी जो इंजरीज है उनको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द यूरोपियन न्योलिथिक पीरियड, ये कब था न्योलिथिक पीरियड यूरोप का, अबाउट 900 to 4000 ईयर्स एगो, रिमेन पुअरली अंडरस्टूड, ये इनको, तो इस टाइम पे वॉर हुआ था, ये उन्होंने बोला है कि न्योलिथिक पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ये उनकी स्टडी है, उनका इतना पढ़ के कुछ काम का नहीं अपने, ठीक है, स्पेन की स्टडी करके। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने एविडेंस दिया है कितने परसेंट लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग थे, क्या थे क्या, इससे मेरे को नहीं लग रहा है यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि न्योलिथिक पीरियड में मास बरियल्स मिले, मास बरियल्स ये इंपॉर्टेंट है। मास बरियल्स का मतलब होता है एक ही जगह बहुत सारे लोगों को दफना देना, तो उसकी स्टडी करके ये इन्होंने निकाला है, ठीक है। और क्या है, 52 flint arrow has been discovered at the same site with the previous search found that 36 of these had minor damage associated with hitting the targets, ठीक है, ये डिस्कवरीज उन्होंने की है। मंकी पॉक्स वायरस इवॉल्व ड्यू टू द ह्यूमन ट्रांसमिशन, देखो मंकी पॉक्स वायरस मंकी को छोड़ के जैसे इंसान के अंदर आ गया, तो इंसान के अंदर वो म्यूटेट किया, ठीक है। उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है कि ये इवॉल्व हो रहा है वायरस, अपने आप को म्यूटेट कर रहा है वो, ह्यूमन ट्रांजिशन जैसे जैसे हो रहा है। स्टडी क्या बोलती है, मंकी पॉक्स वायरस और यम पॉक्स वायरस इज रैपिडली डाइवर्जिंग इनटू द सेवरल lineages characterized by mutation resulting from continuous interaction with human immune system, उसकी वजह से वो चेंज हो रहा है ह्यूमन इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट करने की वजह से, सजेस्ट दैट द वायरस हैज बीन सर्कुलेटिंग ह्यूमंस इन 2016। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, मंकी पॉक्स वायरस इंसानों को कब से अफेक्ट कर रहा है, 2016 से, तब से ये इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन इन वाटर एबिलिटी इन सादर्न हेमिस्फीयर, तो इन्होंने स्टडी की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की। तो उन्होंने बोला है कि यार सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर लेवल बहुत कम हो गया रिस्पेक्टिवली रिगार्डिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना वाटर लेवल कम नहीं हुआ है इनके हिसाब से। देखते हैं, द सादर्न हेमिस्फीयर अकाउंट फॉर मोर देन 95% ऑफ रिसेंट डिक्लाइन इन ग्लोबल वाटर एबिलिटी, 95% बहुत ज्यादा आंकड़ा आता है, जो वाटर एबिलिटी है वो कम हो चुकी है सदर्न हेमिस्फीयर में, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। ग्लोबल लैंड वाटर एबिलिटी हैज वेरीड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज ह्यूमन वाटर यूजेस, ये दो रीजन दिए, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन वाटर यूसेज की वजह से ये डिक्लाइन हुई है वाटर लेवल। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज ए निग्लिजिबल चेंज इन द लैंड वाटर अवेलेबिलिटी,
हेमिस्फीयर में इतनी वाटर एबिलिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन द हाइट ऑफ चाइल्ड। इससे पहले दो चीजें समझ लो। पहले स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट फॉर देयर एज। ठीक है, दो हाइट फॉर देयर एज के हिसाब से हाइट कम होना, जैसे कि 5 साल का बंदा है लेकिन हाइट उसकी 2 साल की। ठीक, वेस्टिंग क्या होता है, उसका वेट कम होना उसके हाइट के हिसाब से, टू थिन फॉर हाइट, मतलब उसका वेट कम होना, उसको बोलेंगे वेस्टिंग। दो चीजें याद रखिए। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल में क्या बोला गया है, आर्टिकल में ये बोला गया है कि दो चीजों से हाइट डिटरमाइन होती है, एक तो जेनेटिक, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्होंने बोला है कि एनवायरमेंटल फैक्टर ज्यादा अफेक्ट करते हैं हाइट डिटरमाइन करने की वजह से, क्योंकि जो पुअर कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज है, वहां पे हाइट कम मिलती है क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट, उनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता। इसकी वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते क्या है। साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड दैट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लेज अ ग्रेटर रोल देन द जेनेटिक वेरिएंट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करते हैं, मतलब सराउंडिंग फैक्टर्स, देन द जेनेटिक वेरिएंट्स इन डिटरमाइनिंग द हाइट इन द चाइल्ड इन द लो मिडल इनकम कंट्रीज। लो मिडल इनकम कंट्रीज के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज इन यूरोपियन नेशन। वही आप कॉन्ट्रास्ट में लोग यूरोपियन नेशंस के, वेयर द जेनेटिक एस्पेक्ट्स प्रीडोमिनेट इन द रेगुलेटिंग चाइल्डहुड हाइट। वहां पे तो बच्चे की हाइट डिटरमाइन करने के लिए जेनेटिक फैक्टर ज्यादा डोमिनेट रहते यूरोपियन नेशंस के अंदर। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गया आपने को। while human height is strongly influenced by fixed genetic and variable environmental factors। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हाइट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिक्स्ड जेनेटिक एंड वेरिएबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये इन्होंने बोला। ऑथर ऑफ द स्टडी नॉट नोटेड दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडिफिएबल इपिजेनेटिक फैक्टर इज अंडर एक्सप्लोर। तो जो इपिजेनेटिक फैक्टर्स है, बोलता हूँ इपिजेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, वही एक्सटर्नल फैक्टर्स को इपिजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं, वो अंडर एक्सप्लोर है, उसका कंट्रीब्यूशन अभी तक उतना अपने को पता नहीं। इपोजेनेटिक फैक्टर्स आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द वे जीन्स वर्क्स। ठीक है, इपिजेनेटिक चेंजेस अफेक्ट जीन रेगुलेशन। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है इपिजेनेटिक, वो क्या अफेक्ट करते हैं, जीन रेगुलेशन को करते हैं, एंड अल्टर द जीन एक्सप्रेशन बट नॉट जीएनए सीक्वेंस। जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर सकते हैं लेकिन डीएनए को वो अल्टर नहीं करते। Many environmental factors, including socio-economic status, nutrition, infection loads, are believed to be influence the childhood growth, which may have a crucial role in determining one's height। ठीक है, ये सारी चीजें इनके हाइट के ऊपर हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा दिया गया है 2021 का, वो इम्पोर्टेंट है। WHO ने एस्टिमेट किया 2021 के अंदर, विच इंडिकेटेड दैट द लार्ज पॉपुलेशन इज स्टंटेड। स्टंटेड का क्या मतलब, मैंने अभी आपको बताया था। स्टंटेड का मतलब ये होता है हाइट कम होना उसके एज के हिसाब से। ठीक है, स्टंटेड चिल्ड्रन रिसाइड इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, वेयर द अंडर न्यूट्रिशन एसोसिएटेड कोमोर्बिलिटीज मोर प्रिवेलेंट कंपेयर टू द हाई इनकम कंट्रीज। तो ये तो इन्होंने एक डाटा दिया है अपने बात को सिद्ध करने के लिए। उन्होंने बोला है कि WHO 2022 का डाटा है, 21 का डाटा है सॉरी, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि लो इनकम कंट्रीज के अंदर स्टंटिंग ज़्यादा होती है और एज कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज, जैसे कि यूरोप के अंदर की कंट्री को, और लो इनकम कंट्री को उन्होंने एग्जाम्पल दिया साउथ एशियन सब सहारन रीजन के अंदर। ठीक है, द स्टडी ऑब्जर्व दिस ऑफर्स अ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्पैरिटी इन द हाइट। ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए सही है। द हाइट वेरिएशन एट्रीब्यूट टू द नॉन जेनेटिक फैक्टर्स। हाइट वेरिएशन किसको एट्रीब्यूट किसको करता है, नॉन जेनेटिक फैक्टर्स बिटवीन द लो मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, दो चीजें कंफर्म हो गया अपने को अभी। इपिजेनेटिक प्रोसेस सच एज द डीएनए मिथिलेशन, अभी एक आगे एक्सप्लेन करेंगे अपन क्या है डीएनए मिथिलेशन, एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन कैन इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी आप अपन ऊपर डिस्कस किए कि जो एपिजेनिक चेंजेस है वो जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर डीएनए मिथिलेशन आता है एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन आता है। मिथिलेशन बेसिकली इज अ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड बाय सेल टू रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, मिथिलेशन क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का यूज्ड बाय सेल टू रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट, ड्रग्स, स्ट्रेस, एक्सपोजर टू द केमिकल एंड टॉक्सिन्स।
वो रेगुलेट होता है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन मिथिलेशन। तो जीन मिथिलेशन होता है किसकी वजह से होता है, एपिजेनेटिक प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन लिंक बिटवीन द डीएनए मिथिलेशन एंड जेनेटिक वेरिएशंस विद द चाइल्डहुड हाइट्स इन 5 कंट्रीज। तो 5 कंट्रीज के अंदर उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसके अंदर इंडिया है, यूके, गैम्बिया है, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने ये उनको समझ में आया, फाउंड दैट द रोबस्ट एसोसिएशन बिटवीन द मिथिलेशन इन द SOC3 gene and height in the children from the low middle income countries, which was replicated in the high income countries cohort with low side low effect size, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए, एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ठीक है। और जीन एक्सप्रेशन चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि डीएनए मिथिलेशन होता है, जिसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स का, विच वेयर यूज्ड बाय सेल टू रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। और ये क्यों इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जेनेटिकल फैक्टर सच एज द डाइट, ड्रग्स एंड एक्सपोजर टू द केमिकल टॉक्सिन, ठीक है। इस आर्टिकल में इतने इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक स्टडी है, ये मेरे को बहुत पसंद आई स्टडी। देखो इसमें क्या बोला गया है कि वाटर का वेपर्स, वाटर रखा है तो इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन अभी और एक स्टडी आई है कि लाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से भी इवापोरेट होता है, वो भी उससे ज़्यादा स्पीड से होता है, हीट देने से ज़्यादा स्पीड से होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजेल के अंदर वाटर रखा, तो इसको सिर्फ लाइट पास की उसके अंदर से, और वो इवापोरेट हो गया। तो ये स्टडी है, और इन्होंने यहाँ पे ये प्रूव होता है कि लाइट की वजह से भी इवापोरेशन होता है। इतना ही बात याद रखिए, लेकिन देखते क्या है इसके अंदर। क्या है ना, लाइट मेक वाटर इवापोरेट विदाउट हीट। विदाउट हीट लाइट को यूज करके अपन पानी को उबाल सकते हैं। Researchers have been puzzled upon the finding that the water in the experiment, which was held in the sponge-like material known as hydrogel, sponge-like material होता है हाइड्रोजन, उसके अंदर उन्होंने वाटर रखा, was evaporating at a higher rate, वो evaporate हो रहा था higher rate से, than could be explained by amount of heat और thermal energy that the water receiving। उसको जितनी हीट मिल रही थी उससे ज्यादा रेट से वो evaporate हो रहा था, तो वो उनको बजल कर रहा था। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, और उसका कंक्लूजन क्या है, अंडर द सर्टन कंडीशंस एट द इन्फरेंसेस वेयर द वाटर मीट एयर, लाइट कैन डायरेक्टली ब्रिंग अबाउट इवापोरेशन विदाउट नीड ऑफ हीट, एंड इट एक्चुअली डज सो इवन मोर इफिशिएंटली देन हीट। तो ये कंक्लूजन इन्होंने लाया है कि लाइट कैन डायरेक्टली ब्रिंग अबाउट इवापोरेशन विदाउट नीड ऑफ हीट। जहाँ पे पानी से एयर मिलती है और लाइट मिलता है, तो वो विदाउट हीट से भी ज़्यादा रेट में वो इवापोरेट कर सकते हैं, ठीक है। द फिनोमेना माइट बी प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ फॉग एंड क्लाउड्स। तो इसी चीज़ को यूज करके अपन फॉग और क्लाउड इवोल्यूशन फॉर्मेशन पे अपन इसको, इस एस्पेक्ट में भी इसको सोच सकते हैं। दस कुड बी इम्पोर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट द क्लाइमेट मॉडल्स टू इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी रिसर्च रिसर्च। तो जो क्लाइमेट मॉडल्स बनाए जाते हैं, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, क्लाइमेट कैसे रहेगा, उसके अंदर इसको आप जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके रिजल्ट्स और सही तरीके से निकल के आएंगे, ठीक है। यही इस आर्टिकल में था, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे कवच इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, आपको सबको पता होगा कवच क्या है। कवच अभी देखेंगे अपन क्या है कवच। ये जो दो ट्रेन्स आती हैं एक दूसरे की तरफ, तो उसको रोकने के लिए ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनाया गया है, उसको बोलते हैं कवच। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ठीक है। द डेडली कोलिजन बिटवीन द टू पैसेंजर ट्रेन्स इन द सदर्न इंडियाज Viziangram district in Andhra Pradesh, which killed the 14 people and injured 50 persons, are averted if the traffic collision avoidance system were in place। तो वहाँ पे इसको रोका जा सकता था क्या, अगर वहाँ पे कवच ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच जैसा कुछ इंट्रोड्यूस किया होता तो इस पे बात हो रही है। इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, कॉल्ड द कवच, एंड नॉट इंस्टॉल्ड ऑन द रूट वेयर द, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ विशाखापट्टनम पास लाइन, विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन्स कोलाइडेड। तो यहाँ पे इसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया और वहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ है। कवच नाम है इसका, ट्रेन नहीं ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। TCS तो पता ही होगा, बीच में ए डाल देना है, TCAS हो जाएगा। तो क्या है इसका लॉन्ग फॉर्म, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इसका नाम। कवच इज अ कैप सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विथ एंटी कोलिजन फीचर, ठीक है। ये सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो सिग्नल देगा कोलिजन होने से पहले।
इट वॉज डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर स्टार्टिंग इन 2010। 2012 से इसको बना रहे, अभी ये बन गया। किसने बनाया? बाय द इंडियन रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कवच इज डिजाइन टू गिव आउट द वार्निंग टू द लोको पायलट इन केस ही डज नॉट नोटिस द रेड सिग्नल। जो ड्राइवर है ट्रेन का, उसको लोको पायलट बोलते, अगर वो सिग्नल नहीं देखता तो उसको रेड सिग्नल वो नोटिस नहीं करता तो उसको वार्निंग देने के लिए इसको बनाया गया। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इज गोइंग टू ओवरशूट द सिग्नल आफ्टर द वार्निंग ऑन अ लोकोमोटिव डिस्प्ले। इफ द पायलट डज नॉट शो slow down below the 15 kilometers per hour, the cover system will automatically applies to bring down the train to halt। तो कवच ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है अगर सिग्नल आ गया, पायलट ने, लोकोमोटिव पायलट ने उसके आगे भी उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं की, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, उसको रोक लेगा। ठीक है। कवच ऑटोमेटिकली अप्लाई द ब्रेक टू ब्रिंग द ट्रेन टू हल्ट, उसको रोकने के लिए कवच ऑटोमेटिक ट्रेन को ब्रेक लगा देगा। हाउ कवच इज डिप्लॉयड, इसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है? कवच सेटअप द रेलवे स्टेशन along with the route where the technology is sanctioned to be deployed and provided with the 3 components। ठीक है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है RFID। फर्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन द ट्रैक्स, ये ट्रैक्स के अंदर बिठाए जाते हैं। used radio waves to identify the peoples or object। It used electromagnetic field to automatically identify and read information contained in the wireless devices from the distance without making the physical contact or requiring a line of sight। बिना देखे, बिना नज़र के सामने हुए और बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाते हुए भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यूज करके आइडेंटिफाई करता है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैन आ रहा है, फिर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। सेकंड क्या है? लोकोमोटिव विच इज द ड्राइवर्स कैबिन। इट प्रोवाइडेड विथ RFID रीडर्स, कंप्यूटर्स एंड ब्रेक इंटरफेरेंस इक्विपमेंट्स। दूसरा कंपोनेंट इसका लोकोमोटिव मतलब ड्राइवर्स पायलट के कैबिन जो होता है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर्स और ब्रेक इंटरफेरेंस इक्विपमेंट के साथ। एंड द फाइनली द रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर विच ऑलोज विच आर द टावर्स एंड मोडेम्स विच आर इंस्टॉल्ड एट द रेलवे स्टेशन। तीसरा रेलवे स्टेशन पे होता है, पहला ट्रैक पे होता है, दूसरा जो ट्रेन चला रहा है उसके कैबिन के अंदर होता है ड्राइवर की, और देखो पहला ट्रैक्स के ऊपर होता है, दूसरा लोकोमोटिव ड्राइवर के पास होता है। ठीक है। और उसके बाद ट्रेन में, इसका मतलब ट्रेन में, एक ट्रैक पे ट्रेन में और दूसरा रेलवे स्टेशन पे। ठीक है। ये 3 सिस्टम पे इसको वर्क किया जाता है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ कवर ऑन अ रेल ट्रैक लोकोमोटिव एट द रेलवे स्टेशन आर कम्युनिकेटिंग विद, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और उसका कम्युनिकेशन चलते रहता है। टू मॉनिटर द ट्रेन मूवमेंट, transmit signals ahead to the locomotive। Their function is not affected by the visual interference like heliography or haze। इंटरफेरेंस मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होता किसी से भी जियोग्राफिकल और हेज की वजह से। ठीक है। कोई पहाड़ आ गया इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। देयर इज अ डायरेक्ट लोको टू लोको कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकेशन एंड ट्रैक आईडीज हैज बीन एक्सचेंज। In case it noted that both the trains are on the same line, the locomotive have antennas which communicate with the towers on the railway station and display the warning to the drivers on his motor। ऐसे काम करता है। ठीक है। डिप्लॉइंग द कवच कॉस्ट द 50 lakhs पर किलोमीटर फॉर इंडियन रेलवेज। तो पर किलोमीटर इसको अगर आपको बिछाना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है इसको, तो 50 लाख रुपया पर किलोमीटर आएगा। एक्सपर्ट से द प्रेजेंट कवरेज फॉर द कवच इज ओनली 1500 किलोमीटर। अभी का इसका कवरेज कितना है? 1500 किलोमीटर। एट दिस रेट इट मे टेक मेनी ईयर्स टू एंश्योर द कवच इवन द हाई डेंसली रूटेड रूट्स एज द रेलवे हैज बीन टोटल लेंथ ऑफ 68,000 किलोमीटर। इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो इसको बहुत साल लग जाएंगे। पूरे इसका तो छोड़ दो, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है वहीं पे इसको इंस्टॉल करने में बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि 60,000 किलोमीटर कब तक वो करेंगे इंस्टॉल। Currently the Indian Railway has allotted the 4,000 crores under the signaling and telecom budget ahead, which include the 2,000 crores under the राष्ट्रीय रेलवे संरक्षण कोष फंड which implement the कवच। तो 4,000 रुपये सिग्नलिंग को एंड टेलीकॉम बजट दिए गए, उसके अंदर जो 2,000 है वो RRSK को दिए गए, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष को दिए गए, विच इम्प्लीमेंट द कवच। ठीक है। इतनी बात, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। ठीक है। और वो 3 कंपोनेंट वो भी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें मत भूलिए। और इसको 1500 किलोमीटर तक अभी तक इंस्टॉल किया गया है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। और इसका कॉस्ट कितना आता है? 50 lakhs पर किलोमीटर। ये प्रीलिम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है।
उसके बाद यही तक था आज के पेपर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्वैक यूपीएससी ओनली बोल के आप टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको वही मिल जाएगा डेली अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।